हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ओ सॉरी, आज तो हिंदी है तो हिंदी में बोलना चाहिए। अरे यार, हम तो हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हिंदी हिंदी हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी। और दोस्तों, आज आपके लिए 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल के रखे गए हैं और जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों, तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ, बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा आपका शुद्ध है। क्या ये शुद्ध है? परिणति, परिणति, परिणति या परिणीत? यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज दोस्तों। ये प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। जी हाँ, कुछ भाई बहन इसको आंसर लगाएंगे, कुछ इसको आंसर लगाएंगे, और मुझे लगता है इसको तो आप कोई भी नहीं लगाएंगे, और कुछ इसको भी लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एकदम से सही होगा। आपका जो परिणति है वो परिणति इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कर्ता क्रिया की अन्विति की सामान्य अशुद्धियों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी कि कर्ता और क्रिया की अगर सामान्य अशुद्धियों की अगर हम बात की जाए तो आपको बताना है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध हो सकता है, एकदम से सही हो सकता है। आप कब आ रहे हो? सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आप कब आ रहे हैं? ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तुम कब आ रहे हैं? ये आपका कहीं ना कहीं गलत है। तुम कब आ रहे हैं, ये गलत है दोस्तों। तुम कब आ रहे हो ये होता है यहाँ पे, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। आपने कब आ रहे, ये तो 100% गलत है। अंधा भी बता देगा इसको कि गलत है, ठीक है। आप कब आ रहे हो और आप कब आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है हमारे माइंड में। तो इसमें क्या होता है, कुछ भाई बहन पहला लगा देते हैं, कुछ दूसरा लगा देते हैं। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन माइंड में पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा है आप लिखा है, और आप जब भी यूज करते हैं तो आपका मतलब होता है किसी को हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और जब रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो हैं होगा दोस्तों, आप कब आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप कब आ रहे हो ये नहीं होगा। तुम कब आ रहे हो ये तो हो जाता, लेकिन आप कब आ रहे हो ये गलत है दोस्तों। ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोस्तों, आज आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप बहुत सारे प्रश्नों को गलत करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखना है आपको, कंटिन्यू वीडियो को वॉच करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है कर्म तत्पुरुष समास का। जी हाँ, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है आपको। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कर्म, तो कर्म की बात करते हैं तो ये क्या है दोस्तों, कारक है, ठीक है। तो कारक कर्म में क्या आता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आप जब विग्रह करोगे ना, तो विग्रह करते टाइम आपको को मिलना चाहिए, बीच में को मिलना चाहिए विग्रह करते समय, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप बताएंगे क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर। मरणासन, कष्ट साध्य, आशातीत या फिर गुरु दक्षिणा, बताएं बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम गुरु दक्षिणा की बात करते हैं तो गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे को चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका कर्म तत्पुरुष नहीं होगा। आशातीत, आशा और अतीत, ये तो आपका गलत है दोस्तों, ये नहीं है, एकदम से गलत है 100%। कष्ट साध्य, कष्ट के लिए साध्य, यानी कि कष्ट का कोई साधन, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। मरणासन, मरने को आसन, यानी कि मरण को आसन, मरने को आसन, ठीक है, समझ गए आप। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। और आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द
अश्व का पर्यायवाची है? ये है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको करेगा दोस्तों कंफ्यूज बहुत ज़्यादा। और दोस्तों यदि आप वीडियो पे पहली बार चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये घंटी वाला बटन जो आपको दिख रहा है इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हमारी कोई भी लाइव क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची है? सैंधव, करवाल, जम्बूक या सुरद्रुम? ये प्रश्न तो आप गलत करेंगे। जी हाँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग गलत करेंगे, शायद ही कोई इसका प्रश्न सही करेगा। जो सही करता है ना इस प्रश्न को, मैं मानता हूँ वो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों आप समझ लीजिए, अगर हम बात करते हैं अश्व के पर्यायवाची की, तो अश्व का पर्यायवाची होता है आपका सैंधव। ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अश्व का पर्यायवाची सैंधव हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं करवाल। करवाल मिस क्या होता है? तो करवाल मिस होता है दोस्तों तलवार। क्या होता है? तलवार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तलवार होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जम्बूक। अब जम्बूक क्या होता है? तो जम्बूक होता है दोस्तों गीदड़। गीदड़ जानते हैं ना आप, गीदड़, तो गीदड़ को कहते हैं जम्बूक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरद्रुम। अब सुरद्रुम क्या होता है? तो सुरद्रुम होता है आपका कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के लिए सुरद्रुम कहा जाता है, ये इसका पर्यायवाची है। तो आई होप आपको यहाँ से चार चार प्रश्न यहाँ पे कवर हो चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यदि मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि उस शब्द के लिए, यहाँ आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है, उस शब्द के लिए बोल के देखेंगे। जैसे होता है या होती है, ठीक है, करता है या करती है, इस तरीके से। जैसे नदी होता है या होती है? नदी होती है दोस्तों, तो ये क्या है? ये एक स्त्रीलिंग है, बिल्कुल दोस्तों। झरना, झरना होता है या होती है? अब यहीं पर दोस्तों आप समझ गए होंगे, अरे भाई झरना होता है, झरना होता है, होती नहीं है, ध्यान रखेंगे। पुस्तक, तो ये क्या है? ये आपका पुल्लिंग है, और पुल्लिंग यही हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है जो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है। पुस्तक होती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। मेज होती है, तो इस तरीके से आप किसी का भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग निकाल सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या भाषा शैली का संबंध निम्न में से किन कवियों से है? जी हाँ, ये प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। और बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि संध्या भाषा शैली का संबंध निम्न में से किन कवियों से है? जी हाँ, बताएंगे, कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों यदि आपको नहीं पता ना इस प्रश्न के लिए, तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और कॉपी में भी नोट ना करना हो तो अपने माइंड में नोट कर लीजिए, पर करिए जरूर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सिद्ध कवि, सिद्ध कवि को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा शैली का संबंध सिद्ध कवियों से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये आपने पंक्ति कई बार पढ़ी होगी, एक बार नहीं कई बार पढ़ी होगी। तो आपको बताना है ये पंक्ति किसने कही है। जी हाँ, इस पंक्ति से कौन संबंधित हैं, बताएं। क्या मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? कमेंट करें। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें, ये जो पंक्ति हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में नाटक का पितामह कहा जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी एकदम से करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दर्शनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, दर्शनीय, क्या ईय, नीय, अनीय या फिर या? बताएं, दर्शनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, दर्शनीय में नीय नहीं है, अनीय भी नहीं है, या भी नहीं है, आपका होता है ईय, दर्श प्लस
ये, दर्शन प्लस ये, दर्शन प्लस ये, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न में क्या हो सकता है, कौन सा अलंकार हो सकता है। ये आपका दोहा है और जो रहीम जी द्वारा लिखा गया है, और इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। जी हाँ, बताएं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाही। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं। तो सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोगों का एकदम से सही भी आ रहा है, एकदम से सही आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आपका कि अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूँगा, जल्दी से जल्दी आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका टाइम भी कम व्यर्थ हो और आप अधिक से अधिक प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएँ, एक बहुत अच्छे अर्थ के साथ। तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या हो सकता है? किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, या फिर अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। बताएं। तबेले की बला बंदर के सिर, जी हाँ, एकदम से नई है ये, एकदम से, ठीक है। जी हाँ, बताएं। ये नई कहावत है एकदम से, बताएं। तबेले की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी का अपराध दूसरे के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर, यही होता है तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, और इसके अलावा भी यदि आपको बहुत सारी फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ और प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस चाहिए, तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको, लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। अब जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा वो होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, मात्र एक शब्द के अर्थ में, ठीक है। तो ऐसी चीज जहां एक ही जैसी वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो बहुत सारी हों लेकिन एक ही जैसी हों। तो अगर हम बात करते हैं दुख, दुख क्या है? ये हमारे मन का इमोशंस है, मन के भाव हैं, तो ये आप जानते हैं भाववाचक संज्ञा, ये तो नहीं होगा। श्याम, श्याम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर नाम है, ठीक है, श्याम, ठीक है। अगर बात करते हैं सेना, सेना दोस्तों क्या है? सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो ये आपका नहीं होगा। लेकिन लड़का यदि हम कहते हैं तो लड़के में सभी लड़के ही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे होंगे लेकिन सभी लड़के होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सारी संज्ञा यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि चटुल शब्द का अर्थ क्या है। चटुल शब्द का अर्थ क्या है? चंचल स्वभाव वाला, चोट खाया हुआ, गहरे रंग का, आलसी स्वभाव का। बताएं चटुल शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? चटुल बताना है, चटुल। जी हाँ, चटुल। यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं चटुल का अर्थ होता है चाटने वाला, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जी हाँ, देखिए चटुल शब्द के अगर हम अर्थ की बात करें तो चंचल स्वभाव का, ठीक है, चंचल स्वभाव का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चोट खाया हुआ नहीं होगा, गहरे रंग का नहीं होगा, आलसी स्वभाव का, इनसे कोई रिलेशन नहीं है इसका। चटुल का मतलब होता है चंचल स्वभाव वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी बोली में आती है? क्या वह पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, पहाड़ी हिंदी में या फिर राजस्थानी हिंदी में? जी हाँ, बताएं दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी हिंदी में वो सारी बोलियाँ आती हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं, ठीक है, जैसे मारवाड़ी है, ये बहुत सारी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः दो आती हैं, एक गढ़वाली आती है और एक कुमाऊनी
इनको समझ चुके होंगे, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो ब्रज भाषा आती है, बहुत सारी आती है इसमें, लेकिन मेन जो होती है वो ब्रज भाषा होती है, ठीक है। अगर हम पूर्वी हिंदी की बात करते हैं तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी में आती हैं और छत्तीसगढ़ी इसमें आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा। और आई होप आपको ये सारी बोलियां एकदम से समझ में आ गई होंगी। और चलते हैं गाइस आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जा बताइए। और यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न को देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन, यहाँ पे जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी भाई बहन एक बार लाइक और एक बार शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन, अब द्वित्व व्यंजन होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे ना। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ द्वित्व व्यंजन क्या होता है। कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, बताएं बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है, तो ऐसा व्यंजन जहां पर 2 बार आता है, कंटिन्यू 2 बार आता है, वो द्वित्व व्यंजन होता है। सिंपल सा, अगर आप सिंपल सा समझना चाहें तो 2 बार यहाँ पर कौन सा आया है, यानी कि दिल्ली, दिल्ली में ला आपका 2 बार आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। यही हो जाएगा, ये 2 बार कंटिन्यू आया है, यानी कि दिल्ली, आधा ला पूरा ला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। 2, 3, 4, 5, बताएं। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर आपको बताना है, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर कमेंट करें। जी हाँ, इनको कई तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे श्वास के आधार पर किया जाता है, और आपने देखा अल्पप्राण महाप्राण भी होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मात्रा और उच्चारण के आधार पर, तो हो जाता है आपका 3 प्रकार का। 3 प्रकार का कौन कौन सा हो जाता है, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। तो आपका 3 प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एकदम से सही हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे किस नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा पद होता है, ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला, यानी कि पहला पद प्रधान होता है। बताएं, क्या वह तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे ये सभी जितने भी जो समास हैं उन सभी को मैं एकदम से क्लियर कर दूंगा। अगर हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, इनका विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आता है, तो ये आपका नहीं होगा, इसमें प्रधान जो प्रथम पद होता है वो नहीं होता है, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब इसका विग्रह करते हैं तो हैजो और के समान ये 2 अर्थ आपके निकलते हैं विग्रह करने पर। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं द्विगु समास, द्विगु समास आप सभी लोग जानते हैं संख्यावाची होता है, यानी कि जहां पर संख्या की बात की जा रही है वहां पे द्विगु समास होता है। तो यानी का ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें प्रथम पद जो होता है वही प्रधान होता है और अव्यय होता है। ध्यान रखें, प्रधान और अव्यय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तन मन धन। तन मन धन इसमें कौन सा समास है, तन मन धन में कौन सा समास है दोस्तों, ये आपको बताना है। जी हाँ, कमेंट करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। तन मन धन में कौन सा समास है, क्या वह अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। बताएं। तन मन धन, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा दोस्तों। जी हाँ, बताएं। तो सिंपल से कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, मैं बस आपसे कह रहा था यूं ही। तो द्वंद्व समास इज द राइट आंसर एकदम से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की शैली कैसी है।
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये काउंट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न हर एग्जाम में आता है। रामचरितमानस की शैली कैसी है? मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, वर्णात्मक शैली या फिर परिमार्जित शैली? बताएं। रामचरितमानस की शैली के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यदि हम रामचरितमानस की शैली की बात करते हैं तो इसकी जो शैली है वो आपकी मुक्तक शैली नहीं है, और आपका वर्णात्मक शैली भी नहीं है, परिमार्जित शैली भी नहीं है, वह है आपका प्रबंध शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर वी इज अ राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का क्या नाम है? ये आपको चिन्ह दिया गया है विराम चिन्ह, ये बताना है इसका नाम क्या है दोस्तों। क्या यह विवरण चिन्ह है, क्या यह अवतरण चिन्ह है, योजक चिन्ह है या फिर अल्प विराम चिन्ह है? जी हाँ, बताएं। बताएं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो ये दोस्तों आपका है विवरण चिन्ह। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विवरण चिन्ह होगा। और अगर हम बात करते हैं अवतरण कुछ होता नहीं है, योजक चिन्ह की बात करते हो इस प्रकार से डैश, ये आपका योजक चिन्ह कहलाता है। अल्प विराम आपका जो कॉमा होता है वो आपका अल्प विराम कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कि तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मारग प्रेम को सबे सराहे ताही। या बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं ये वाली। या ये पंक्तियां बहुत फेमस हैं और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मारग प्रेम को सबे सराही ताही। यानी कि तुर्की हो, अरबी हो, हिंदवी हो, कोई सी भी भाषा हो, लेकिन जिस भाषा में प्रेम का मार्ग होता है उसे सभी सराहते हैं, सभी बहुत अच्छा बताते हैं। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की, खुसरो, रहीम या रसखान? बताएं। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं वो हैं आपकी रसखान जी की। किसकी? रसखान जी की। आप लगा सकते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। थोड़ा सा माइंड का यूज करिए। हमेशा मैं कहता हूँ ना, मैं जो कहता वो सही नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। मैं कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए गलत टिक लगा देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें। ये जो पंक्तियाँ हैं रसखान जी की नहीं है दोस्तों, ये हैं जायसी जी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एकदम से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट होगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर जो घंटी वाला बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के बराबर में घंटी वाला बटन जो दिख रहा है उसको जरूर दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, जी हाँ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, एकदम से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों।